नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुर वालिया। आज हम बात करेंगे इस खास प्रोग्राम में दो मानसिकताओं की। मानसिकता जो एक विशेष समुदाय से जुड़ी है। समुदाय के दो बड़े कद्दावर नेता या कहें भारत के दो बड़े कद्दावर नेता जो अलग अलग राय रखते हैं इस देश के बारे में। हम बात कर रहे हैं पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की, जिनका साफ कहना है कि वो या उनके समुदाय से जुड़े लोग भारत में असुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं करते। ऐसे में दूसरी तरफ संसद में हमने गुलाम नबी आज़ाद का वो बयान सुना जो कि शायद इन देशवासी जिसने सुना होगा उनका बयान, उसकी आंखें नम हो गई होंगी। जिस तरह की बातें वो कह रहे थे, उनका कहना है कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस भारत में जन्मा हूं। इसी पर हम इस वक्त मौजूद हैं जामा मस्जिद में। जामा मस्जिद जहां पर काफ़ी तादाद में उस समुदाय से जुड़े लोग रहते हैं। उनकी क्या राय है इस बारे में, इस दोहरी मानसिकता के बारे में, वो कैसा महसूस करते हैं भारतवासी होने पर, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, सीधा रुख करेंगे उन्हीं लोगों का, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वाकई में जो हामिद अंसारी साहब ने कहा, आप उस बात को मानते हैं या वाकई में जो कि कहना था गुलाम नबी आज़ाद साहब का अभी संसद में 2 दिन पहले कि वो बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं और अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। आपकी राय क्या है? ऐसा है, हर आदमी की अपनी सोच, अपना विचार होता है। हामिद अंसारी साहब ने क्या सोचा ये तो वो ही जानेंगे, लेकिन जो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, वो बिल्कुल खुशहाल हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर आदमी की अपनी राय है। हामिद साहब ने क्या सोचा, गुलाम नबी आज़ाद ने इतने साल खिदमत की, उनके अपने ख्यालात रखे, अच्छे ख्यालात रखे, और हम वाकई हिंदुस्तानी हैं। हम अपनी जान भी देने को तैयार हैं हिंदुस्तान के लिए। हम इससे बाहर कभी नहीं हैं। और आदमी की सोचें हैं, हर आदमी अपनी अपनी सोच रखता है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारे लिए कोई ख़राबी की बात हो, क्योंकि हर जगह दिन भी होता है, रात भी होती है। पूरी दुनिया में यही मौसम रहते हैं, यही वातावरण रहता है। सब आदमी तो एक से नहीं होते, सब आदमी के ख्यालात एक से नहीं होते, सब आदमी की सोचें एक से नहीं होती। हामिद अंसारी साहब ने क्यों सोचा, क्या सोचा है भाई, आप पहले क्यों नहीं बोलते रहे इस बारे में? जब यही जिस समय वो उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, कभी उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोला, लेकिन पद छोड़ते ही और बहुत बोल गए ये। देखिए मैडम, ऐसा है, हामिद अंसारी साहब की अपनी एक पर्सनल राय हो सकती है, मगर हिंदुस्तान का आप इत्तेफाक रखते हैं? अगर उनकी पर्सनल राय है तो और तबके में ऐसे लोग नहीं होंगे जो उनकी राय से इत्तेफाक रखते हैं? सुनिए मैडम, हम लोग खासकर ज़्यादातर उनकी राय से इत्तेफाक नहीं करते। हम यहाँ पर दूसरे मुल्कों के मुकाबले ज़्यादा खुशहाल हैं। आप हिंदुस्तान के बाहर कोई और दूसरे मुल्क जो मुस्लिम ममालिक हैं, जिसको हम कहते हैं मुस्लिम ममालिक, आप वहाँ नज़र डाल लीजिए। वहाँ मुसलमान से लड़ कर मर के ख़त्म हो गया। आज अगर हमारे साथ, चलो मैं मानता हूँ उनकी बात 1% भी सही है, तो हमारे साथ दूसरा समुदाय हमारे दुख में, हमारे दर्द में, हमारे परेशानी में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़ा हुआ है। ये बात वो कह रहा है जो तबका जमीन से जुड़ा हुआ है। हवा में बातें बहुत हो सकती हैं, लेकिन ये वो तबका है जो जमीनी हकीकत बयां कर रहा है। जी, क्या राय रखते हैं आप? मैडम, जो हमारे भाई ने बात की वो सही है, और हम बहुत गौरव से कहना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। हमारे बाप दादा यहीं के पैदा हुए हुए हैं। हम भी यहाँ पर, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, किसी से। हम आपस में सब भाईचारे से रहते हैं। पूरे मुल्क में हमारे कहीं पे भी ऐसी बात नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैलाते हैं बदअज़मी, बाकी हम यहाँ बहुत खुश हैं। मुसलमान सब भाई, कोई नाराज़ नहीं है, कोई नहीं है। बात के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, ये फ़ख्र की बात अलग है, मगर उससे ज़्यादा फ़ख्र की बात मुझे ये है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। और हिंदुस्तानी मुसलमान दुनिया में शांति का पैगाम देता है, लोगों की मदद करने के लिए आगे आता है। आप देखिए, कोविड की दवाई यहाँ बनी और हमने अफगानिस्तान को दी, तो इससे हमारा मैसेज किया जाता है कि हम पीसफुल तरीके से रहना चाहते हैं और हम लड़ाई में या दूसरे मज़हबों में हम बिलीव नहीं करते। हमारी नज़र में दुनिया में 2 ही मज़हब हैं, एक मज़हब है अच्छाई और एक मज़हब है बुराई। वो बुराई आप दूसरे मज़हब में भी ले सकते हैं, मुसलमान में भी ले सकते हैं। अच्छाई उनमें भी है, अच्छाई हम में भी है। तो आप इसको किसी भी मज़हब में बांटकर हिंदुस्तानी को ना देखें। हिंदुस्तानी सिर्फ हिंदुस्तानी है। कई ऐसे भी लोग रहे हैं जिन्होंने काफ़ी इल्ज़ाम लगाए हैं। एजुकेशन की बात हो, आप लोगों के उत्थान की बात हो, तो कहते हैं कि इस तबके को कभी ऊपर आने नहीं दिया जाता है। क्या ये बात सच है? सब बेबुनियादें बातें, ऐसी कोई बात नहीं है। और हिंदुस्तान का मुसलमान जो है अपने आप को फ़ख्र महसूस करता है कि वो हिंदुस्तान का मुसलमान है।
दूसरी बात ये है कि आप जिस इलाके में खड़े हुए हैं, ये हमारा पुरानी दिल्ली का इलाका जो है गंगा जमुना जमुना तहजीब है। दिवाली पे हम लोग अपने हिंदू भाइयों के जाते हैं और हिंदू भाई ईद पे हमारे त्यौहार पे आते हैं। तो ये मुसलमान अपने आप को बहुत फ़ख्र महसूस करता है कि वो हिंदुस्तान का मुसलमान है। तो जो लोग ऐसी दोहरी मानसिकता या ऐसे दोहरे मापदंड अपनाते हैं उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? वो सियासत है, वो सियासत है। सियासत में तो कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हम यहाँ खुशहाल हैं, यहाँ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर यहाँ है, हमारा ज़िंदगी गुजर गई यहाँ पे, तो खुशहाल हैं, बहुत खुशहाल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं हमें। आपके थ्रू हामिद अंसारी साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। आप 10 साल राष्ट्रपति रहे, तो 10 साल में आपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए क्या किया? आपको जब उनका दर्द नज़र नहीं आया कि हम किस दर्द से गुजर रहे हैं, हमारी क्या परेशानी है, हमारे बच्चों के लिए आने वाले फ्यूचर में हमें आप क्या दे के जा रहे हैं? उसका जवाब दे तो दिया उन्होंने, उसका जवाब दे दिया कि असुरक्षित है हम। ये तो आपको जब दिखा जब आपकी सीट असुरक्षित हुई, जबकि आपको तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बनाया गया। अगर आपको बना देते तो फिर आपको ये दर्द नज़र नहीं आता। 10 साल से कहा दर्द नज़र नहीं आया आपको सर। आपको जब दर्द नज़र आया जब आपको सीट नहीं मिली। दर्द आपको सीट का है, हमारा नहीं है। और हमारा दर्द होता तो फिर बात ही और होती। तो ये जमीन से जुड़े लोग जो बात कह रहे हैं, इनकी बात मानेंगे क्या, या वो उन नेताओं की जो कि जैसा कि यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सियासत करना जानते हैं? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ एसपी त्रिपाठी जी मौजूद हैं, हमारे साथ आर पांडे मौजूद हैं। रुक करेंगे एसपी त्रिपाठी जी का, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो दो अलग अलग बयान एक ही समुदाय की दो मानसिकता दर्शाते हैं, वो आखिरकार वो किस तरह देखते हैं। जी त्रिपाठी जी। देखिए, अभी आप भाई साहब ने कहा ना कि जैसे मानसिकता थी, जैसे अभी हामिद अंसारी साहब ने जब उसके बाद जब वहाँ पोस्ट से उतरे तब उन्होंने इस बात को कहा कि देश का मुसलमान असुरक्षित है। तो ये अपनी ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि लोग अपने अपने विचार रखते हैं, लेकिन जब किसी बड़े पद पर, संवैधानिक पद पर कोई रहता है तो उसका अगर कोई बात कह रहा है तो उसके मायने लगाए जाते हैं। जब उन्होंने ये बात कही थी तो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने भी बहुत बुराई किया था। और आज आपने देखा कि यहाँ भी हम लोग इसीलिए यहाँ आए हैं कि देखा जाए कि यहाँ के लोग जो ग्रास रूट लोग हैं यहाँ पे, और पुरानी मस्जिद के, पुराने दिल्ली के लोग जो है वो उनकी क्या सोच है। इसीलिए हम लोग यहाँ आए कि वहाँ से बुनियादी बात रखी जाए। आप देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने लोग कल विधानसभा पार्लियामेंट में कहा, उसकी लोग उन्होंने इस्तेमाल किया कि भाई स्वागत किया उन्होंने। वो उनकी सोच है। 30-40 साल 50 साल तक उन्होंने लोकतंत्र की सेवा की, एमपी रहे, बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहे, उनके विचार रहे, उनके विचार को भी स्वागत किया जा रहा है। और जब उन्होंने बात किया हामिद अंसारी साहब ने तो उनकी आलोचना भी हुई। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि भारत का मुसलमान जो है हर क्षेत्र में सेवा कर रहा है। मतलब चाहे सर, भारत का मुसलमान यही कह रहा है कि हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, हम एक संवेदनशील इलाके में खड़े हैं, और यहाँ खड़े होने के बावजूद इन लोगों का कहना है कि जितने खुशहाल हम इस देश में हैं, शायद कहीं और मेजॉरिटी में अगर हम लोग होंगे तो शायद किसी भी देश में नहीं हो सकते। पांडे जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी। एक बात गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कही, उन्होंने कहा मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मैं भारतवासी हूँ और मैं भारत में जन्मा हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी में कभी पाकिस्तान नहीं गया हूँ। उस बात को किस तरह लिया जाए? देखिए, भारत की जो गंगा जमनी तहजीब है, इसमें हिंदू कल्चर है, मुस्लिम कल्चर, इस्लामिक कल्चर है। और हिंदू सभ्यता के बाद जो सबसे बड़ी जो कल्चर है वो इस्लामिक कल्चर ही है, जहाँ एक भाईचारे की रीति निभाते हैं हम, एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी आज होता है। लेकिन जो नेता हैं ये आपस में किस तरह से पार्टियों में बटे हैं, आपस में तो पहले बटे ही बटे, चुनाव के बाद एक दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, फिर वहाँ से तीसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो वो स्वार्थ के लिए हमारे और मुस्लिम भाइयों के बीच में एक बहुत इन्होंने एक दरार पैदा कर दिया है। आज हम जहाँ खड़े हैं ये जामा मस्जिद है और ये पूरे विश्व में फेमस है। और यहाँ के जो मुसलमान से जो तालीम मिली है, अभी आपसे बात लोगों ने की है और सबने बताया है कि यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, कहीं कोई भेद नहीं है, कोई भाव नहीं है। हमारे कल्चर अलग ज़रूर हैं, हमारे सिस्टम अलग ज़रूर हैं, लेकिन हम भारत के हैं और भारत में ही हम सुकून महसूस करते हैं। तो जो गुलाम नबी आज़ाद ने जो कहा है वो फ़ख्र की बात है, और ईमानदारी से अगर कहिए तो वो उनकी दिल की बातें थी वो भी। चलिए, हम बात मानसिकता की कर रहे थे, लेकिन अगर हम ज़मीनी हकीकत के तौर पर देखना चाहें, क्या आप लोगों को कभी ऐसा महसूस हुआ कि भारत में आपके साथ कभी भेदभाव किया गया? देखिए मैडम, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, डॉक्टर, फोर्स, पुलिस, न्यायपालिका, क्या उसमें हमारे धर्म के लोग प्रतिनिधित्व नहीं करते?
वो भी करते हैं। ज़रूरत है हमारे अंदर काबिलियत की। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप किसी भी मैदान में जाके अपनी देश की सेवा कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकता और ना अब तक रोका गया। मेरे बच्चे पढ़ते हैं अच्छे स्कूल में, मैं अच्छे स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरी मिसिस जो है सरकारी टीचर है, तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगता कि हमारे साथ भेदभाव है। सिर्फ सोच आदमी की है, आपके अंदर अगर क्वालिटी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और दूसरी बात, मेरा आपसे एक सवाल है कि फिर शिक्षा पे आप लोग क्यों नहीं जोर देते? सर, आप लोगों के साथ जो बच्चे इस तरह से जो स्ट्रीट चिल्ड्रन बने होते हैं, पंचर का काम करते हैं, कुछ और सामान बेच के सड़कों पे रहते हैं, इसके लिए आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? कौन सा नेता आपके पास आता है? सर देखिए, सब अपनी रोटियां सेकने आते हैं। देखिए मेरी एक बात सुनिए, आज तक कोई पार्टी भी किसी ना हिंदू के हित में बात करती है ना मुसलमान के हित में बात करती है। पार्टी जब बात करेगी अपने हित की बात करेगी। दूसरी बात, आज से कुछ टाइम पहले तक मुस्लिम तबका पढ़ाई से दूर था, कुछ टाइम तक, मगर आज वेल एजुकेटेड लोग निकल रहे हैं इस एरिया से, जो कोई समझता नहीं दे यार यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है। अल्लाह का शुक्र है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं और ज़्यादातर हमारा ये है कि हम आधी रोटी खाएं मगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्योंकि मोदी जी की भी हमसे यानी कि सोच में अंतर आ रहा है, सोच में बदलाव आ रहा है, सोच जो है वो पॉजिटिव होती जा रही है, जिसकी वजह से अब डेवलपमेंट की ओर सोचने लगा है ये तबका। त्रिपाठी जी, जी मोदी जी ने कहा मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कलम हो और एक हाथ में एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। तो ये सोचिए सर, कि तब भी मोदी जी को तब भी एक समुदाय के लिए वो काम करते हैं, ये कहा जाता है। नहीं, हम नहीं मानते। देखिए, जो प्रधानमंत्री जिस देश का भी बन गया वो ना तो हिंदू का है अकेले, ना मुसलमान का है, ना ईसाई का है, ना सिख का है। जो भी उस मुल्क में रह रहे हैं बाशिंदे, वो उन तमाम का प्रधानमंत्री है और हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उनको रिस्पेक्ट दें और उनका सम्मान करें। देखिए कितनी खूबसूरत बात उन्होंने कही। त्रिपाठी जी, जब तक अंसारी साहब पद पर रहे तब तक तो उनको इस देश से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत सुरक्षित थे, वो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मिली हुई थी। लेकिन जैसे ही पद से पूरा हुआ उनका कार्यकाल और उसके बाद इस तरह के बयान, उसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मतलब मैंने आपसे यही कहा कि हमेशा जब कोई संवैधानिक पद पर होता है तो वो कोई भी बात करता तो उसके मायने निकाले जाते हैं। वो चूँकि उपराष्ट्रपति रहे और उसके बाद उनको दूसरा मौका नहीं मिला, तो हो सकता है उनकी खुंदक रही हो, उन्होंने निकाला हो। लेकिन वो जहाँ से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, और भी देश का मुसलमान, हिंदू मुसलमान सब एक होकर के रहा है, सदियों से रहा है। और जो आप देखिए जो तफरका पैदा किया जा रहा है इनके बीच में, वो केवल सियासत है। आज भी हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई पूरे देश में बहुत सुरक्षित तरीके से रह रहे हैं। मोदी जी की सरकार में मैं आपको देखता हूं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। उनके लिए उनका मंत्रालय बना हुआ, माइनॉरिटी अफेयर्स बना हुआ है, वो पूरा देश का काम कर रहा है, देश के पूरे कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो बड़े नेता हैं, वो भी मुस्लिम लीडर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी वो कहें उसके मायने न लगाए जाएँ। ऐसा ही बात न करें जिससे तफरका पैदा हो, आपस में मनमुटाव पैदा हो, क्योंकि ये तो हमारी संस्कृति रही है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम सदियों से एक साथ रहे हैं, मिलजुल करके रहे हैं। कोई भी अगर समस्या पैदा भी हो जाती है तो हम लोग बैठ करके तय कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ऐसे हजारों साल से तभी गौरव के साथ कह सकते हैं कि सेक्युलर देश है भारत, हर रिलीजन को बराबर का यहाँ पर दर्जा मिला हुआ है। आपसे जानना चाहेंगे, जो कुछ हामिद अंसारी साहब ने कहा, आप उनसे इत्तेफाक रखते हैं? उनका कहना था कि असुरक्षित है यहाँ पर मुसलमान, भारत में मुसलमान, इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, या गुलाम नबी आज़ाद साहब की उस बात से जिसमें उनका कहना है कि जितना सुरक्षित मैं महसूस करता हूँ यहाँ पर, वो शायद किसी और देश में नहीं। इससे अच्छा गुलदस्ता तो हो ही नहीं सकता जो हमारा भारत देश है। ये उनके अपने विचार होंगे, वो अपनी सोच होगी, उन्होंने कही होगी, क्या चीज़ उनके दिमाग में चल रही वो हमें नहीं पता। लेकिन हम अपने देश के अंदर हम बिल्कुल सेफ़ हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं उनकी गुलाम नबी आज़ाद साहब की राय से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। हम भाईचारा चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, पुरानी संस्कृति के साथ रहना चाहते हैं। हम बस कभी कभी दिल में भी आता है ना कि इसको किसी की नज़र ना लग जाए, जिस तरीके की ये तो फिर सीए को लेकर इतना हंगामा क्यों? नहीं, सीए को हंगामा तो कहना चाहिए कि सीए को जितना हमने बढ़ावा नहीं दिया, जितना नेताओं ने इसको बढ़ावा दिया, जितना लोगों ने उसके साथ खेल खेला पूरी तरीके से, वो खेल को हर मोमिन को, हर मुसलमान को उसमें खींचना, वो मैं नहीं समझता कि ठीक है, क्योंकि वो सबकी राय नहीं है, वो सबकी राय नहीं है। तो हिंदुस्तानी मुसलमानों से कोई ताल्लुक था ही नहीं, ये तो हमको चारे के तौर पे इस्तेमाल किया गया दिल्ली वाले इलेक्शन में। अगर वो इलेक्शन ना होते तो शायद बीजेपी वो इलेक्शन भी नहीं लड़ती।
अगर शाहीन बाग में सीए को प्रोटेस्ट ना करते या नॉर्थ दिल्ली में ना बैठते तो बीजेपी के पास कोई एजेंडा था ही नहीं आप लोगों के बीच में जाने का। ये तो हमें यूज़ किया गया और मैं समझता हूँ हमारी बदकिस्मती रही कि हम उसका शिकार हो गए। सीए से हिंदुस्तानी मुसलमानों को कोई समय समय पर इस तबके को इस्तेमाल भी किया जाता है। इस्तेमाल होता आया है, अब से नहीं पहले से होता है। और दूसरी बात मैडम, ये जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है ना, इसके अंदर 2 त्यौहार मानता हूँ मैं, एक होली एक ईद। ये 2 त्यौहार ऐसे हैं कि हम गले मिलके एक दूसरे से अपनी जितनी भी रंजिशें, जितनी भी दिल में गुबार, जितनी भी और दूसरी परेशानी होती है हम वो दूर कर लेते हैं। तो इससे अच्छी हमारे लिए कोई तहजीब है ही नहीं हिंदुस्तान की। और दूसरी बात ये, मुसलमानों को मरने के बाद जन्नत मिलती है, मगर हिंदुस्तानी मुसलमान इतना अपना आप को खुशनसीब समझता है कि इसको जीते जी जन्नत मिल गई कश्मीर के तौर पर। तो हम इस मुल्क से जो आदमी वफादार नहीं, मैं समझता हूँ वो अच्छा मुसलमान भी नहीं। देखिए, जितने भी लोगों के इंटरव्यूज़ टीवी के ऊपर चले सीए को लेके, एनआरसी को लेकर के, मैं नहीं समझता एक कॉमन मुस्लिम का वो राय थी। वो मैं ये कह सकता हूँ शायद कोई सरोकार भी नहीं है। एक नहीं, वो एक गवर्नमेंट का बनाया हुआ अपना ही सब खेल था सारा, वो उसमें एक्सपोज हुई है। वरना आप सोचिए ना, किसानों के आंदोलन कितना बड़ा आंदोलन है। वो शाहीन बाग तो कुछ भी नहीं था, वो उन्होंने जान करके उसको लूज छोड़ा, इतनी दिन तक उसको चालू रहने दिया, इसीलिए हाईलाइट लेने, क्योंकि उनको अपने नंबर लेने थे। सही मानों में मुसलमान जानता है कि हम यहाँ से ज़्यादा सेफ कहीं नहीं है, बेहतरीन मुल्क है हमारे लिए। हम मर जाएंगे लेकिन इस मुल्क की खुशी के ऊपर आँच नहीं आने देंगे और यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। हम अपने हिंदू भाइयों के, हम जिस संस्कृति में रहते हैं, मालूम है, मैं एक मुस्लिम हूँ और हिंदू फैमिलीज जो हमारे मोहल्ले की है ना, जब वो शादी ब्याहों की डेट रखते हैं ना, तो वो हमसे पूछते हैं पहले कि आप इन डेट्स में फ्री हैं या नहीं है। हम एक दूसरे के मरने जीने में साथ हैं। जब कभी कोई आँच आती है ना, तो हम सब एक साथ बैठते हैं यहाँ पे। नहीं, ये पॉलिटिशियन जो कर रहा है इन्हें करने दो, ये तो उनके मुंह पे तमाचा है। अगर आम जनता को आप गली मोहल्लों में आकर के इंटरव्यू लीजिए, वो ये क्या है, हम सड़क के ऊपर खड़े, आप उन औरतों के, उन महिलाओं के जो मोहल्लों के अंदर रह रही हैं, वो आपको इससे अच्छे जवाब देंगी कि उन्हें खुद गुस्सा आता है टीवी पे इंटरव्यू पे देख देख करके कि ये क्या कर रहा है। वो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि अगर बरगलाने की कोशिश भी की जाती है तो अभी इतनी समझदारी आप लोग भी दिखाएंगे। मैडम, मैं एक सेकंड बोलूँगा, ये जो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बने हुए हैं ना, ये किराए के टट्टू ही है। ये जो मुल्ला लोग दाढ़ी वाले जा करके बैठ रहे हैं, इन्हें हमने नहीं सेलेक्ट करा। वो कैसे हमारी जुबान को वहाँ बोल सकते हैं? उन्हें कौन, किसने ये हक दिया कि वो हमारी तरफ से जा करके बोल रहे हैं कि ये मोमिनों के, ये मुसलमानों की? आपकी राय रखते हैं जाके वो? हमारी, मैं वही तो कह रहा हूँ, उनको हमने उनको वोट दिया है, हमने उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, हमने उनसे कहा है कि आप जाइए। कौन उनको बुलाता है? कौन बुलाता है? कौन उनको पैसे देता है? कौन उनको गालियाँ खाने के पैसे देता है? कौन उनसे जहर उगलवाता है? वो जहर उगलते हैं। फिर गैर मुस्लिम हिंदू लोग जो है ना, हिंदू भाई हमारे, सोचते हैं सारे मुसलमान ऐसे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा बस चले तो हम उनको कहते हैं ना, गिरबान पकड़ के नीचे फेंकेंगे, तुम मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो, तुम दबाओ मुसलमानों के नाम पे। हमारा भाईचारे को नजर लगाने के लिए बिना सरकारी मदद के हो ही नहीं सकता। तो भारत का जो आम मुसलमान है उसका भी ये कहना है कि सियासतदानों की वजह से जो खमियाजा इन लोगों को भुगतना पड़ता है, जाहिर सी बात है वो गुस्सा कहीं ना कहीं आज हमने भी देखा। तो इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में आज फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ABNN।